नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। Namaskar. I welcome Member Health Niti Aayog, Health Secretary, DG ICMR and Additional Secretary from the Ministry of Health for the weekly briefing from the Ministry of Health and Family Welfare. So I'll request the Secretary to start the briefing. नमस्कार। इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय 63 लाख से ज़्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेज़ दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज़्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको कि पहला डोज़ वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज़ हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे देश में जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या लगातार जो घट रही है, अब वो घटकर 1,50,000 से भी कम हो गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो औसत प्रतिदिन की मृत्यु कोविड की वजह से होती है वो पिछले सप्ताह घटकर 96 हो गई है। ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि कैसे वीक ऑन वीक द नंबर ऑफ कोविड डेथ्स नेशनली हैव शोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 5.35% हो गया है और ये भी लगातार घट रहा है। ये बड़ी पिक्चर है देश में कोविड के स्टेटस की। अगर हम देखें 7,800 के करीब केसेस पर मिलियन हैं। एक्टिव केसेस केवल 1.32% हैं कुल केसेस के। जैसा मैंने कहा कि 1.5 लाख से कम हो गए हैं। 1,43,000 एक्टिव केसेस हैं। मृत्यु 112 पर मिलियन है और टेस्ट्स 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। 1,46,800 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन हुए हैं। पॉजिटिविटी लगातार घट रही है। अगर आप वीकली पॉजिटिविटी को देखें तो ये 2% से कम है और अगर आप क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी को देखें तो ये 5.35% है। केस फेटिलिटी रेट भी लगातार गिर रहा है। 1.43 इज़ द क्यूमुलेटिव केस फेटिलिटी रेट। मृत्यु दर 1.43% है और अगर आप पिछले सप्ताह के मृत्यु दर को देखें तो ये 1% से भी कम हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार के सहयोग से संभव हो पाया है। अभी भी 2 राज्य ऐसे हैं, जैसा हमने पिछले सप्ताह भी आपको बताया था, केरल और महाराष्ट्र, जहां देश के कुल एक्टिव केसेस के 71% केसेस हैं। 65,000 से कुछ अधिक केस केरला में हैं और 35,000 से कुछ अधिक केस महाराष्ट्र में हैं। इसी को अगर हम एक पाई डायग्राम के रूप में देखें तो केरल में 45% से अधिक एक्टिव केसेस हैं, महाराष्ट्र में 25%, कर्नाटक में 4%, वेस्ट बंगाल में 3%, तमिलनाडु में 3%। तो ये स्थिति एक्टिव केसेस की है। लेकिन इसके भीतर क्योंकि हम ग्रैनुलर डिटेल्स को भी रिव्यू करते हैं और फिर राज्य सरकारों से संवाद में रहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रतिशत के भीतर भी वेरिएबल ट्रेंड्स हैं और वो ट्रेंड्स ये हैं। अगर हम देखें कि जनवरी में क्या स्थिति थी और फरवरी में क्या स्थिति है इन 2 बड़े राज्यों में जहां 71% एक्टिव केसेस हैं, तो महाराष्ट्र में जनवरी में 53,000 एक्टिव केसेस थे और ये घटकर 35,991 हो गए फरवरी में। सो देयर इज a gradual decline, but in absolute numbers Maharashtra still
contributes the second largest number of active cases in the country. केरल के केस में मामला कुछ उलट है। केरल में जनवरी में 64,000 से कुछ अधिक एक्टिव केसेस थे और फरवरी में वो बढ़ गए घटने की बजाय और 65,670 हो गए। तो हम लगातार राज्यों से संपर्क में रहते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार की कंटेनमेंट की कार्रवाई, किस प्रकार की सर्वेलेंस की कार्रवाई, किस प्रकार की ट्रीटमेंट की कार्रवाई उनको करनी चाहिए ताकि इन नंबर्स पर, इस संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। There is a brighter side of the picture also, which is that there are 33 states and UTs in the country which have less than 5,000 cases. So the range is from 4,600 cases in West Bengal to 5 cases in Arunachal Pradesh. तो ये बताता है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में 33 राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में 5,000 से भी कम केस, एक्टिव केस रह गए हैं। 15 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में कोई भी नई मृत्यु कोविड से रिपोर्ट नहीं की है और 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 हफ्ते में कोविड से होने वाली कोई मृत्यु रिपोर्ट नहीं की है। ये 7 कौन से राज्य और यूटीज़ हैं? ये हैं अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, दादरा एंड नागर हवेली, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप। 15 राज्यों की भी जानकारी हमारे पास है, लेकिन अगर जनवरी के पहले सप्ताह में देखें तो जो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु थी वो 211 थी और अब अगर हम देखें 3 फरवरी से 9 फरवरी वाले सप्ताह में तो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु घटकर 96 या 96 हो गई हैं। हम प्रत्येक सप्ताह भी देखते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति है इन्फेक्शन की एंड हाउ डज दैट पोजीशन कंपेयर with the situation of the pandemic or infection in other countries. तो अगर नई मृत्यु पर मिलियन पॉपुलेशन को देखा जाए पिछले सप्ताह तो भारत में ये 0.5 थी, रूस में 24, ब्राज़ील में 33, फ्रांस में 45, इटली में 45, जर्मनी में 55, यूएसए में 68 और यूके में 96। तो ये साप्ताहिक आंकड़े आपको ये बताते हैं कि इन्फेक्शन किस दिशा में जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें पिछले सप्ताह के तो हमारे देश में 58 न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन दर्ज किए गए पिछले सप्ताह में। अन्य देश हैं जहां की 700 से लेकर 2,500 तक ये केसेस प्रति मिलियन दर्ज किए गए पिछले सप्ताह। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। ये मेरे सहयोगी डॉक्टर मनोहर अगनानी आपसे शेयर कर चुके हैं। उन्होंने आपको बताया था कि हमने 60 लाख वैक्सीनेशन से अधिक कर लिए हैं। 60 लाख वैक्सीनेशन करने में हमने सबसे तेज़ गति से ये वैक्सीनेशन किए 24 दिन में। यूएसए में 26 दिन लगे, यूके में 46 दिन लगे और जो अधिकांश वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वहाँ तो 60 लाख का आंकड़ा अभी छुआ नहीं गया है, तो इसलिए वो कंपैरिजन हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन देश के भीतर भी जो स्थिति है, कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ राज्य हैं जिनको और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। तो ये 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के कुल डेटाबेस का 65% या उससे अधिक लोगों को पहला डोज वैक्सीनेशन का दे दिया है। पहले नंबर पर बिहार है, इन्होंने 78% लोगों को कवर किया है पहले डोज से। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है 77%, फिर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 76%, उत्तराखंड चौथे नंबर पर 73%, फिर उड़ीसा 72%, मिज़ोरम 69%, हिमाचल प्रदेश 68%,
उत्तर प्रदेश 68, अंडमान एंड निकोबार 67, राजस्थान 67, केरला 66 एंड लक्षद्वीप 66। तो ये 12 राज्य और यूटीज़ हैं जिन्होंने कि 65% से अधिक कवरेज किया है वैक्सीनेशन के पहले डोज से। ये वो 11 राज्य और यूटीज़ हैं जिन्होंने कि 40% से कम कवरेज किया है। तो इसमें रेंज जो है वो 15% कवरेज से लेकर जो पुडुचेरी में है 38% कवरेज तक है जो दिल्ली में है। तो ये राज्य हैं जिनके साथ हम संवाद में रहते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको कम से कम एक बार वैक्सीनेशन के लिए कोविन के माध्यम से शेड्यूल कर लिया जाए 20 फरवरी तक। हमने ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मॉप अप राउंड यानी जो शेड्यूल्ड राउंड से छूट गए लोग उनके लिए मॉप अप राउंड 24 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। 24 फरवरी तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस में हैं लेकिन न तो शेड्यूल्ड सेशंस में आते हैं न मॉप अप राउंड में आते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा बनिस्पत बजाय इसके कि हम उनको एज अप्रोप्रिएट श्रेणी में ले जाएं। मॉप अप राउंड्स फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय 24 ऑफ फरवरी। ये मल्टीपल मॉप अप राउंड्स हो सकते हैं। स्टेट्स चाहें तो 2 मॉप अप राउंड कर लें, स्टेट्स चाहें तो 3 मॉप अप राउंड्स कर लें। द एम ऑफ मॉप अप राउंड इज टू इंश्योर दैट दोज हेल्थ केयर वर्कर्स दैट could not come during the scheduled vaccination sessions will then avail of the benefit afforded by the mop-up rounds to get their dose of vaccination. Similarly, we have advised the states and UTs that all healthcare workers, all frontline workers must be scheduled for vaccination at least once by 1st of March 2021. We have further advised the states and UTs that all frontline workers must be given the opportunity of mop-up rounds by 6th March 2021. Those frontline workers that do not appear either in scheduled vaccination rounds or in mop-up rounds will have to be relegated to the age-specific appropriate vaccination rounds. हमने आपको बताया था कि कोविन फीडबैक सिस्टम को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ सहयोग कर प्रारंभ किया है। एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम है रैस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसका उपयोग हम ये फीडबैक प्राप्त करने के लिए करते हैं। पिछली बार एक टाइपोग्राफिकल एरर से हमने 17 जनवरी की जगह वो 17 फरवरी दिखा दिया था, सो दिस टाइम वी हैव करेक्टेड दैट टाइपो। तो ये पूरी प्रक्रिया 17 जनवरी को प्रारंभ हुई थी। इसमें पर्सनलाइज्ड SMS जाते हैं उन सभी व्यक्तियों को जिनको कि पहली डोज वैक्सीन की मिली है, और उनसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। उन 5 सवालों के वो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं, और उनको एक URL भी उसी SMS में जाता है जिससे वो फीडबैक अपना दे सकते हैं। तो ये जो फीडबैक मिलते हैं हमें, ये रियल टाइम पर अपडेट होते हैं। इस व्यवस्था का संचालन NEGD करता है हमारे लिए, और इसमें इस प्रकार के आंकड़े आए हैं। ये जो आज मैं आपके साथ डाटा दिखा रहा हूँ, ये 7,75,000 लोगों द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेज पर आधारित है। 97% लोगों ने कहा कि वो ओवरऑल वैक्सीनेशन के एक्सपीरियंस से संतुष्ट हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जा रही थी, तो 97% ने कहा हाँ।
हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई और क्या वैक्सीन आपको ठीक ढंग से प्राप्त हुई, तो 98% ने कहा हाँ। हमने उनसे पूछा कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी मिली कि नहीं, 88% लोगों ने कहा हाँ मिली। हमने ये भी पूछा कि जब आपको वैक्सीन दे दी गई पहली डोज तो फिर 30 मिनट बैठाकर आपकी मॉनिटरिंग की गई कि नहीं, 97% से अधिक लोगों ने कहा हाँ। और क्या आप सेटिस्फाइड थे ओवरऑल एक्सपीरियंस से, तो 97.35% ने कहा हाँ। मैंने पिछली बार आपको ये कहा था कि नेशनल एडवर्स इवेंट की जो कमेटी है उसकी बैठक होने वाली है, तो वो बैठक अब हो गई, उसकी पहली बैठक, एंड दिस इज़ वन ऑफ द multiple meetings that they will have. Let me now share what transpired in the first meeting of the national level AEFI committee. So the meeting of the National Adverse Event Following Immunization Committee met on 5th February 2021. They discussed 8 AEFI cases and they found that, and out of those 8 cases, there were 2 cases of deaths and 3 of hospitalization. In hospitalized cases, all 3 had recovered completely and were discharged. 2 cases were diagnosed as anaphylaxis, उसको उन्होंने क्लासीफाई किया। वैसे ही एक केस को सिनकोप के रूप में उन्होंने डायग्नोज किया, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। डेथ के केसेस में उन्होंने पाया कि ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन 2 मामलों में पाया कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं हैं, उसके भी डिटेल हमने आपको दिए हैं। 3 मामलों में उन्होंने कहा कि जो हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई राज्य सरकारों से, तो वो मंगवाई जाए, जो कि राज्य सरकारें अब उनको देंगी और उसके आधार पर फिर वो निर्णय लेंगे। इसका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हम बना रहे हैं जिसके आधार पर हम प्रोएक्टिवली इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रखेंगे। तो ये मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग से सर। धन्यवाद। आज की इस साप्ताहिक रिपोर्ट में 3 बिंदु उभर के आए हैं कि पेंडेमिक की सिचुएशन लगातार सेटिस्फैक्टरी है, केसेस गिर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि अब हम कंसिस्टेंटली 100 से नीचे डेथ रिपोर्ट हो रही हैं और वो और भी घटती जा रही हैं। और ये भी आपको ज्ञात होगा कि 24 घंटों में दिल्ली में कोई डेथ नहीं हुई है, ये भी एक रिमार्केबल बात है। तो पेंडेमिक की दृष्टि से देखा जाए तो कंसिस्टेंट गेन्स हैं। देश ने बहुत हद तक इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया है और इसको कंट्रोल का बनाए रखना है। हम अभी भी जानते हैं, जो पीछे सीरियल सर्वे हुआ है, कि 70% से ज़्यादा अभी भी हम ससेप्टेबल हैं ओवरऑल। जो घने शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ पे महामारी का जोर बहुत ज़्यादा रहा, वहाँ सीरो पॉजिटिविटी हाई है, लेकिन बहुत बाकी जो हमारी ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, उसमें हमें अभी भी बहुत कॉशियस रहना है और अपनी हर्ड इम्यूनिटी को हमने वायरस की इन्फेक्शन से नहीं, वैक्सीन के लगने से बनाना है। तो ये एक पहला मैसेज है। दूसरा, वैक्सीन के साथ में ये उभर के आती हैं 2-3 चीज़ें कि एक आज काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है that the strategy to implement vaccination program and the experience of vaccination is now consistently very highly rated by people. बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से जो एक वायदा था सरकार का कि सुचारू रूप से वैक्सीन दिया जाएगा, बारी बारी से, सीमलेस, क्राउडिंग के बिना, वो अगर आप डेटा देखें और आपका जो भी अपनी इंफॉर्मेशन भी होगी, तो एक बात साफ हो गई है कि सिस्टमेटिकली इस वैक्सीन को हमें लागू करना, और 10,000 से भी ज़्यादा साइट्स में आज कर रहे हैं हम, और 4-5 लाख तक हम भी कर चुके हैं दिन में। तो सुचारू रूप से होना हमें कॉन्फिडेंस देता है। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि इसी एक्सपीरियंस को लेके अब हम तेज़ गति से जो हमारा मेन तीसरा ग्रुप है
उसकी तरफ अब बढ़ने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हो रहे हैं और आपको धीरे धीरे उसके बारे में अगली मीटिंग्स में हम बताना चाहेंगे कि वो तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है और वो सब काम कैसे होगा। तो सुचारू रूप से हुआ है और सेटिस्फैक्शन हुई है। जैसे आपने देखा कि लगभग 100% सेटिस्फैक्शन है। किसी भी सर्विस में इतनी सेटिस्फैक्शन होना एक गोल होता है, मंशा होती है, लेकिन कर पाएँ ये आज बहुत सामने जब आता है तो बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात है और प्राइड की बात है हम सब के लिए। दूसरा ये भी आप देख रहे हैं कि गति पकड़ रहे हैं। 63 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गए हैं और 1 करोड़ की तरफ बढ़ जाएंगे बहुत तेज़ी से अगले कुछ ही दिनों में। तो जिस स्पीड पे ये फेज़ को प्लान किया गया था, ये मन में रखते हुए कि हमें अपने सिस्टम को सुदृढ़ करना है, हम उसी स्पीड से और शायद उससे भी तेज़ से चल भी रहे हैं और अपने माइलस्टोन्स भी अचीव हो रहे हैं और सुचारू रूप भी बन गया है। और अब ये स्पीड जो है एकदम से जब और तेज़ गति पकड़ेगी एकदम से अगले कुछ हफ्तों में आने पे, क्योंकि हमने बड़ा समूह अब कवर करना है, उसको करेंगे। कहना चाहेंगे आज बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप छूट गए हैं और आपका एक मौका और है, क्योंकि जब आगे बढ़ना है नंबर इतना ज़्यादा होगा तो, और जो विशेष ध्यान दिया गया है हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, ये जो टाइम रखा गया था इसको इस्तेमाल करते हुए आज हम सब निवेदन करते हैं कि जो छूट गए हैं वो आप अपना लें, उनको एक बार फिर आएगी कोविन के द्वारा, लेकिन फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर जो मेन पॉपुलेशन 26 करोड़ की कवर करनी है उसको जब करना है तो फिर उस वक्त ज़्यादा कंडेंस काम हो रहा होगा। तो इसको हमें एक माइंडफुल रहना है कि ये ग्रुप जिनको मौका मिला है वो अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। तीसरी और लास्ट चीज़ वो अब सामने ये भी आ रही है, जैसे आज का डेटा दिखाया गया, AFI का सिस्टम आपके सामने लाया गया है। ये दिखाता है कि सिस्टमैटिक तरीके से प्रावधान बना हुआ है, सिस्टम हैज़ बीन क्रिएटेड, systematic scientific approach is being exercised for the adverse effects being experienced by the recipients of the vaccine. आज पिछली बारी भी मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो AFI का कुल जो नंबर है, रेट है, वो 1% से भी कम है और अगर आज कल तक का डेटा देखें तो ये 0.07%, 0.07, 4,303 out of 6.3 million is what the number is. So एक मामूली सा बुखार और मामूली सी दर्द जो हो रही है वो एक व्यक्ति को हो रही है 1400 में से। 1400 लोग टीका लगाते हैं, बहुतों को कोविशील्ड लगा, काफ़ियों को कोवैक्सीन लगा। साइड इफ़ेक्ट कितना हुआ? 1400 में से एक कि मामूली सी दर्द, मामूली सा रैश। तो ये कहना आज और भी हमें कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि ये वैक्सीन हमारे सेफ़ वैक्सीन हैं। इस कंसर्न को अब हमें बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए और अपनाना है इस वैक्सीन को, और आगे जो वायदा किया गया है और संकल्प किया गया है कवर करने का, उसकी तरफ जल्दी से बढ़ना है। You have seen that there is no death. You have also seen hardly any hospitalizations. So this is a very, very reassuring and affirmation of the fact that these two vaccines are superbly safe. And also, lastly, the fact that 6.3 million people have embraced the vaccine. So वैक्सीन हेजिटेंसी वाली बात भी जो है वो एक तरफ हो गई है। इतने व्यक्ति जब ले लेंगे वैक्सीन को किसी भी देश में, किसी भी पॉपुलेशन में, तो अब वैक्सीन हेजिटेंसी एक पर्सनल इशू कह सकते हैं, but it is not a population level issue for us to worry. Let's move forward. We must earn herd immunity through vaccination. We must keep the virus away. We must continue to take basic precautions because the virus is still lurking somewhere near us. But today, again, now we are in a phase where we feel reassured, we feel safe, and we can confidently say that we can face the rest of the problem, the tail end of the problem, effectively in times to come. Thank you very much. Thank you very much, sir. Friends, now we can take some questions from you. Sir, first the online question I'll take. With minimal to moderate effectiveness
of Oxford vaccination used in India on the COVID virus variant. Is the ministry planning to re-evaluate of these vaccines? Where have the other vaccines candidate reached in terms of being made available to public? साउथ अफ्रीका वेरिएंट की बात जी। कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर भार्गव इसका उत्तर भी देंगे, पर मैं शुरू करता हूँ। साउथ अफ्रीका के वेरिएंट के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो डेटा पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, उसके अलावा हम जो साइंटिफिक चैनल से इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसके ऊपर हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। और जो रिसेंटली ये दर्शाया गया है कि जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, उसकी वजह उसके एक तो तीव्र गति फैलने के आसार आते हैं। ये B1.351 वेरिएंट है, तेज़ गति से फैलता है। और कुछ दर्शाया जा रहा है जो कि उस स्टडी के अंदर जितनी लिमिटेशंस हैं उनको रखते हुए सामने कुछ हिंट है कि माइल्ड डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाता, लेकिन सीरियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में कोई कोताही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। और मोर्टेलिटी को कम करने में कोविशील्ड वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका और सीरम का वैक्सीन जो है वो कंटिन्यूज टू बी इफेक्टिव। एंड देयरफॉर वी हैव नो कंसर्न एट दिस मोमेंट on two counts. We are a system of detecting this variant. As you know, we launched a collaboration some 8 weeks ago, where we are sequencing the viruses being isolated in the country. That system is working. And till the last report, as of yesterday, there is this particular variant is not in the country, but we are keeping a watch, and that's the job that's being done very seriously, as you know. And you know that with our vaccination program is robust and valid, and I assure you that we are going ahead and we are not worried at this moment. We will intensify our surveillance and we will be watching other developments in due course. Sir, would you like to add? The other vaccine on the horizon, yes, there is emerging news. One, as you know, that Sputnik 5 vaccine they are tying up with multiple industry partners here. Very proud that there are several other industry partners who are willing to go in for new other additional vaccine production in the country. We know there are positive developments in that regard. There is a published work which is very reassuring about the utility and the efficacy of that particular vaccine. We are also watching with great zeal the progress being made by Cadila Zydus. Their trial is proceeding very well. We are hoping that a nasal vaccine candidate is about to be licensed for phase 1, not licensed, given grant approval for phase 1 early trials. We are watching the developments with regard to Novavax as well, which we know that has been found to be useful. And we are aware of the fact that Serum Institute has an agreement with them for contract manufacturing. Therefore, those developments are also being watched. There may be they may be exercising the option of moving forward with the Indian component of their work, study, as if need be, or manufacturing. And therefore, yes, there are interesting developments. We are also watching J&J vaccine developments globally, and they also have interest in manufacturing in the country. So yes, as has been stated repeatedly, India is fortunate to have 2 great made in India vaccines and as many as 6 or 5, 6, 7 of these vaccines in the pipeline, and perhaps many more. So continue to be optimistic. We would like us to be optimistic about the next stage of vaccine availability as well. Thank you. Number 10. So since there are so many vaccines in the pipeline, is there any clarity on when we can be looking at vaccines being available outside of the... Now, if the vaccine availability is over and above this, other options and other approaches will be examined. As the scene appears to be, we still have to wait for a few months before any of these vaccines become available through emergency use authorization. But yes, in time to come, there is a great hope of
other options being available. But at this point in time, the public health objective of protecting our health system and frontline worker system for pandemic control, and to protect the large population from not being a candidate for mortality should they get COVID-19 disease, is the public health priority, and that is the focus right now. Number 16. राजेश सर, ये सवाल है कि सर आपने कहा कि मॉपअप राउंड हो जाए, तो यानी आप लोग चाहते हैं तब तक जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके पहला डोज को एडमिनिस्ट्रेट हो जाए और वो खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरे की शुरुआत की जाए। इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए सर थोड़ा सा। मैंने तो बहुत साधारण भाषा में समझाया था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं समझा पाया। हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि प्रत्येक हेल्थ केयर वर्कर को कम से कम एक बार कोविन के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल किया जाए। ये पहला परामर्श। ये प्रक्रिया 20 फरवरी तक पूर्ण हो जानी चाहिए। दूसरा परामर्श ये दिया है कि आपने किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को शेड्यूल किया, वो हेल्थ केयर वर्कर किसी भी कारणवश शेड्यूल्ड तिथि पर, शेड्यूल्ड स्थान पर, शेड्यूल्ड समय में नहीं पहुंच पाए, तो उनकी सुविधा के लिए आप मॉपअप राउंड्स आयोजित कर सकते हैं, यानी एक से अधिक मॉपअप राउंड्स आयोजित कर सकते हैं। ये भी परामर्श दिया कि ये मॉपअप राउंड्स 24 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रत्येक फ्रंटलाइन वर्कर को एक बार कोविन के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए शेड्यूल कर दें 1 फरवरी तक। अब हो सकता है वो आए ना आए, तो उनके लिए भी मॉपअप राउंड की सुविधा है। ये मॉपअप राउंड 6 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। आशा है अब आप समझ गए होंगे। 157, last question. Good evening. Mr. Bhushan, can you please give a breakup of how many more doses are we procuring now that the second dose will also start soon? You see, this is a continuous process. So whatever figure I give you today will change in the near future. So what we can do is that when we interact with you next time, for both the vaccine manufacturers, we could share with you what is our plan going ahead in terms of logistics relating to procurement. So that we will do. But this is something that would continue month on month. So it's not a one-off or one-time exercise where we procure upfront and then do nothing. So this is a fortnightly, monthly procurement exercise which takes into consideration the total amount procured, the total amount consumed, and the shelf life of the vaccine doses which have been procured. Thank you very much, sir. Thank you, friends. इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।